Okay. Good morning, everyone. Good morning. Good morning. चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। संडे को आपको सरफेस केमिस्ट्री का टेस्ट है, राइट? Already you have test on surface chemistry on Monday, right? Yeah. So we need to discuss that. तो बताओ कहाँ से स्टार्ट करें? Should we start with index exercise 1? आप लोगों ने कर लिया है ना? Index exercise 1. Good morning. Good morning. इंडेक्स एक्सरसाइज 1 बताइए, कोई डाउट है? इंडेक्स एक्सरसाइज 2, इंडेक्स एक्सरसाइज 2, ओके। इंडेक्स एक्सरसाइज 3, इंडेक्स एक्सरसाइज 3, उमंग बाकी बच्चों के माइक कर देता हूँ बंद। इंडेक्स 3 का क्वेश्चन 10, ठीक है। क्वेश्चन 10, which of the following reactions lead to a formation of substance in the colloidal state? देखो colloidal state कब बनेगा? colloidal state तब बनता है जब precipitate normally एक बनता है, true solution नहीं बना था colloid. Is that clear, उमंग? तो उस केस में क्या होगा यदि तुम रिएक्शंस देखते हो, जैसे 10th का रिएक्शन जो है पहला, फर्स्ट वन, Cu plus HgCl2, CuCl2 प्लस मर्क्यूरी, ये पानी में घुल जाता है। दिस इज नॉट अ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट होता है Cu2Cl2, ये प्रेसिपिटेट नहीं होता है और ये प्रेसिपिटेट होता है, ये तो तुम डी ब्लॉक में पढ़ोगे, बट इसलिए अभी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। CuCl2 इज नॉट अ प्रेसिपिटेट एंड Cu2Cl2 इज अ प्रेसिपिटेट, ये आप डी ब्लॉक में ही पढ़ोगे। अब हम बात करेंगे HNO3 को H2S के साथ ऐड किया तो यहाँ पे सल्फर बन गया। सल्फर तो प्रेसिपिटेट बनेगा ना, पानी में तो घुलेगा नहीं, गैस तो निकल जाएगा, सल्फर प्रेसिपिटेट बनेगा। बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। 2Mg को सपोज सॉलिड Mg है और तुमने गैस का रिएक्शन करवाया और MgO प्लस कार्बन बन गया, ये तो कोई सोल्यूशन ही नहीं बनेगा, ठीक है। फिर Cu प्लस CuCl2, ठीक है, यहाँ Cu2Cl2 बनेगा, बट इसके पास कोई मीडियम नहीं है। तो तुम्हें क्या लगता है, ये प्रेसिपिटेट है बट इसके पास कोई मीडियम नहीं है, तो क्या होगा इसका आंसर? ये बनाएगा प्रेसिपिटेट। कुछ समझ में आ रहा है? अरे यहाँ सॉल्वेंट भी है ना साथ में, और ये प्रेसिपिटेट भी है, तो कोलोइड बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, इंटेक्स एक्सरसाइज 4, इंटेक एक्सरसाइज 4 में किसी को डाउट है? ओके, देन एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1 किस क्वेश्चन, किसकी बात कर रहे हो उमंग? एक्सरसाइज 1 की, ठीक है। ठीक है,
Let us now talk about exercise 1. Question number first. ठीक है. Which of the following is correctly matched? Emulsion curd नहीं. Foam mist, aerosol smoke और solid soul cake. अच्छा केक सॉलिड सोल होता है क्या? सॉलिड डिस्पर्जन सॉलिड इज कॉल्ड सॉलिड सोल. तो केक में तुम्हें क्या लगता है क्या होता है? एवरीबॉडी एरोसोल ही तो होगा इसमें. स्मोक इज एन एरोसोल. नेक्स्ट बताइए. 21 20 ओके 20 पहले डिस्कस करेंगे. ZSM5 ZSM5 क्या करता है? अल्कोहल को गैसोलीन में कन्वर्ट करता है. एक कैटलिस्ट होता है. एनसीईआरटी ने लिखा है इसके बारे में. ये अल्कोहल को गैसोलीन मतलब पेट्रोल में कन्वर्ट करता है. मॉड्यूल में लिखा है एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इन टर्म्स ऑफ मोल्स ऑफ एडसॉर्बेंट. कोई बात नहीं. एनसीईआरटी का कन्वेंशन चलना है हमें लेकर के. ठीक है. एनसीईआरटी ने x/m लिखा है तो हमको उसके हिसाब से ही चलना है. मोल से भी डिफाइन कर ही सकते हो ना. मास मोल किसी से भी कर सकते हो. बट जो कन्वेंशन एनसीईआरटी फॉलो करता है हमें उसके हिसाब से चलना पड़ता है. ठीक है. नेक्स्ट बताइए. 20 के बाद 21. A liquid which markedly scatters a beam of light visible in dark room but leaves no residue when passed through a filter paper is best defined as. अच्छा ऐसे को हम तो कोलॉइड बोलते हैं. ये तो सबको पता है ना. ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं कोलॉइड. इज दैट क्लियर? और कोलॉइड में भी कौन सा कोलॉइड? लायोफोबिक या लायोफिलिक? नहीं आज डिस्कशन के बाद हम लोग करेंगे चालू पी ब्लॉक. लायोफोबिक बोलेंगे ना क्योंकि जब लायोफिलिक होते हैं उसका साइज तो बड़ा होता है रिलेटिवली. तो लायोफोबिक ही होगा. ठीक है. नेक्स्ट 23 सल्फर सोल कंटेन्स. देखो सल्फर सोल्ट में क्या होता है बताओ. सल्फर के एटम्स होते हैं, सल्फर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, या फिर लार्ज एग्रीगेट ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल्स होते हैं, या फिर वाटर डिस्पर्जन सल्फर. याद है तुम्हें सल्फर सोल के बाद हमने मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड पढ़ा था. ठीक है. तो उसपे नॉर्मली क्या होता है, जैसे उमंग ने एक सवाल पूछा था उसमें डायरेक्टली सल्फर पानी में था तो उसमें तो सल्फर के एटम्स हो सकते हैं डिस्क्रीट. ठीक है. या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि डिस्क्रीट सल्फर मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं. दोनों हो सकता है. बस डिपेंड करता है कि कौन सा सॉलिड. कैन यू रिपीट 21 में क्या है? लिक्विड which was markedly scatters a beam of light visible in dark room but leaves no residue when passed through filter paper. देखो जैसे जो लायोफोबिक कोलॉइड है ना, कोलॉइड होते हैं और वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं. राइट. द लायोफोबिक कोलॉइड्स शो टिंडल इफेक्ट. ठीक है. तो अब जब उनको पास कराएंगे फिल्टर पेपर से तो दे विल नॉट लीव एनी रेसिड्यू एंड ऑब्वियसली दे विल एग्जिबिट द फिनोमेना ऑफ टिंडल इफेक्ट. तो उस हिसाब से लायोफोबिक होगा. लायोफिलिक नहीं होगा क्योंकि वहां पर पार्टिकल साइज बड़ा होता है और लायोफिलिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं. तो ठीक है. ओके फाइन. नाउ कमिंग टू 23. अच्छा 23 में देखो ए और बी दोनों पॉसिबल हैं. ठीक है ना. इन्होंने देखो आंसर क्या दिया है. सी दिया है आंसर. अब देखो ये जो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड होते हैं उसके केस में होता है लार्ज एग्रीगेट ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल्स.
एनसीईआरटी में तो यही दिया है, बट उसको सल्फर सोल नहीं बोलते, उसको बोलते हैं एसेट सोल। यदि हम सी की बात करेंगे तो एनसीईआरटी में तो दिया है दैट इज एसेट। अरे देखो सल्फर सोल क्या है, सल्फर में तुम पानी डालोगे तो ये भी सल्फर सोल बनेगा, इसको तुम कार्बन डाइसल्फाइड में डालोगे तो ये भी सल्फर बनेगा, और इसको कार्बन डाइसल्फाइड में लेयर बनाओगे तो ये मल्टीमोलिकुलर क्लोराइड बन जाता है। ठीक है, तो ये सल्फर मॉलिक्यूल का सोल है, इसको S8 का सोल बोलते हैं, सल्फर का सोल नहीं बोलते हैं। ठीक है, ये एनसीईआरटी ने दे रखा है मल्टी मॉलिकुलर क्लोराइड करके। ठीक है वेदांत। डीपी पार्टिकल्स डिस्पर्स फेज को और बोलते हैं डीपी, डिस्पर्स फेज, डिस्पर्जन मीडियम। नेक्स्ट बताइए। 42 के 42 के पहले कुछ नहीं है, 24 क्रिस्टलॉइड्स डिफर फ्रॉम कोलॉइड्स मेनली इन टर्म्स ऑफ, देखो क्रिस्टलॉइड और कोलॉइड नाम सुना है, क्रिस्टलॉइड और कोलॉइड पार्टिकल साइज में डिपेंड करते हैं। जैसे फिल्टर पेपर से पास करोगे ना तो कुछ पार्टिकल्स रह जाते हैं और कुछ चले जाते हैं। ठीक है, तो क्रिस्टलॉइड्स एक तरह से वो प्रेसिपिटेट है जो बच जाता है, और कोलॉइड जो चला जाता है। ट्रू सॉल्यूशन में दिया होगा शायद ये बुक में, ट्रू सॉल्यूशन में क्रिस्टलॉइड, क्रिस्टलॉइड तो दिया ही है ना ट्रू सॉल्यूशन, तो ट्रू सॉल्यूशन दे रखा है तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तो पार्टिकल साइजेस में तो फर्क पड़ता है ना। ठीक है, नेक्स्ट 32 द फॉर्मेशन ऑफ कोलॉइड्स फ्रॉम सस्पेंशन, इसको बोलते हैं क्या, पेप्टाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, सस्पेंशन से पेप्टाइजेशन नहीं होता है, प्रेसिपिटेट से पेप्टाइजेशन होता है। एक सेकंड, हाँ प्रेसिपिटेट से होता है ना पेप्टाइजेशन। अब यहाँ पे अरे देखो फ्रैगमेंटेशन करके कोई टर्म होता नहीं है, there is no term by, there was no separate term by the name of fragmentation in surface chemistry। प्रेसिपिटेट से कोलॉइड बनाने के प्रोसेस को हम बोलते हैं पेप्टाइजेशन, और फ्रैगमेंटेशन का मतलब तो कोई भी फ्रैगमेंट बनाना, फ्रैगमेंटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग समथिंग। जैसे मान लो पानी में नीचे पत्थर पड़ा है, ठीक है, पानी में कुछ पत्थर पड़ा है, तुम उसको तोड़ दोगे तो वो भी तो ट्रू सॉल्यूशन बनेगा ना, कुछ पॉइंट के बाद वो भी घुलने लगेगा। फ्रैगमेंटेशन का मतलब सीधा तोड़ना ही होता है और कुछ नहीं। तो ये तो सस्पेंशन दे रखा है, तो सस्पेंशन में यदि प्रेसिपिटेट है तो पेप्टाइजेशन ही होगा, बट नॉर्मली सीधा पत्थर है तो फ्रैगमेंटेशन कर लो, तोड़ लो सीधा उसको, तो उसमें कोई मतलब नहीं बनता इसको, सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन ही नहीं है। नेक्स्ट यही आना चाहिए, क्योंकि जब हम सरफेस में बात करेंगे तो हम मोस्टली प्रेसिपिटेट को कोलॉइड बनाने की बात ही करते हैं, तो यही आना चाहिए। फ्रैगमेंटेशन तब आएगा जब तुम्हारा सस्पेंडेड पार्टिकल कोई स्टोन टाइप का है। क्वेश्चन 30 CMC डीपी पार्टिकल्स। अच्छा देखो क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन पे क्या होता है, मिशेलाइजेशन होता है, राइट, मिशेल का फॉर्मेशन होता है। तो सीएमसी पे तो पार्टिकल्स जुड़ जाते हैं ना और इस तरह के कुछ बनाते हैं, राइट, ऐसा कुछ बनाते हैं मिशेलाइजेशन। तो अब ये यहाँ पे सीएमसी पे ही होता है ना ये फॉर्मेशन, तो इस एक्चुअली सीएमसी पे जुड़ते हैं ना, तो आंसर होगा एसोसिएट, और मिशेलाइजेशन होता है उससे। ठीक है, एसोसिएट करके मिशेल बनाते हैं। नेक्स्ट रूबिन्स नंबर कहाँ मिला तुम्हें, 43। The Rubin number was proposed by Ostwald as an alternative to gold number in order to measure the protective efficiency of a glyphobic soil। देखो Rubin number कोई कोर्स सिलेबस में है नहीं, ठीक है, सिलेबस में Rubin नंबर है नहीं, इन्होंने एक नया टर्म लिखा है। ठीक है,
तो may be defined as mass in milligrams of a colloid. अब ये तो पूछ रहा है कि क्या है, इसमें तो रूबिन नंबर की जानकारी चाहिए ही। तो बेसिकली प्रोटेक्टिव कोलॉइड के लिए यूज किया जा रहा है। तो देख लेते हैं, मास इन मिलीग्राम कोलॉइड पर 100 सेंटीमीटर ऑफ 0.1 सॉल्यूशन विद जस्ट प्रिवेंट्स अ कलर ऑफ चेंज ऑफ सैचुरेटेड डाई कॉन्गो रूबिन फ्रॉम रेड वायलेट टू रेड वाइन। ठीक है, देखो रूबिन नंबर कोर्स में नहीं है, फिर तुम्हारे बुकलेट में दिया है क्या रूबिन नंबर? इज इट गिवन इन द बुकलेट? थ्योरी में दिया है, चेक करो। एवरीबॉडी जस्ट चेक, इज इट गिवन इन द थ्योरी? नहीं तो फिर पूछने का कोई मतलब है नहीं, रूबिन नंबर तो नहीं है कोर्स में। गोल्ड नंबर होता है, गोल्ड ही सबसे बेकार सोल है, रूबिन तो है ही नहीं कोर्स में। रहने दो इसको। नेक्स्ट 38 a colloidal solution is subjected to electric field, the particles move towards anode, the coagulation of same solid is studied using NaCl, BaCl2 and AlCl3, their coagulating power would be, देखो ऑब्वियसली जिसके ऊपर चार्ज ज्यादा है उसका कोगुलेटिंग पावर ज्यादा होगा, तो इसका आंसर तो सी होगा ना, AlCl3 सबसे ज्यादा और NaCl सबसे कम। नेक्स्ट 42 the color of colloidal particles of gold obtained by various methods differ because of, देखो कलर डिफर इसलिए करेगा, कलर एक प्रॉपर्टी होती है सब्सटेंस के साइज की, राइट? एवरीबॉडी, कलर एक प्रॉपर्टी होती है सब्सटेंस के साइज की, वो स्कैटर जिस हिसाब से करेगा उस हिसाब से कलर आता है। तो ये वैलेंसी या कंसंट्रेशन या इंप्योरिटी की वजह से नहीं होता है, डिफरेंट डायमीटर्स ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स की वजह से होगा। ठीक है, हाँ 43 छोड़ सकते हो। 38 तो अभी बताया ना, अथर्व 38 तो मैंने बताया ना अभी। अरे ऑब्वियसली जिसके ऊपर चार्ज ज्यादा होता है वो जल्दी प्रेसिपिटेट होता है। 37 AS2S3, अच्छा AS2S3 किस तरह का सोल है? हमने बोला था जो हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं वो पॉजिटिव बनाते हैं, बाकी सब नेगेटिव बनाते हैं, तो ये तो नेगेटिव ही बनाएगा ना। नेक्स्ट बताओ 44 एलम हेल्प्स इन प्यूरिफाइंग वाटर बाय, देखो एलम क्या करता है, एलम जैसे फिटकिरी क्या बोलते हैं मराठी में, आई डोंट नो एक्चुअली में। एलम इज यूज्ड फॉर लाइक इट इज आल्सो यूज्ड इन शेविंग, आफ्टर शेव की तरह यूज करते हैं। if you shave then you might have idea or you might have seen somebody do that। ठीक है, तो उसका रीजन क्या है बताओ? फिटकिरी, ओके टूथरी, टूरती, ओके। सो बेसिक रीजन ये है इसका कि कोगुलेट कर देता है, जो भी डर्ट पार्टिकल्स है ना वो कोगुलेट कर देता है। कोगुलेट करेगा तो पानी साफ हो जाएगा। जो डस्ट पार्टिकल्स है ना, जैसे वाटर इज अ ट्रू सॉल्यूशन, इट इज अ सॉल्वेंट, तो वो तो कोगुलेट नहीं होगा। जो बट मड वगैरह होंगे, जो कोलॉइड्स टाइप होंगे ना, उनको कोगुलेट कर देगा पानी, मतलब पानी के अंदर। तो इसका आंसर यही होगा, मेकिंग कोगुलेशन ऑफ एल्यूमिनियम। जो देख लो कोगुलेशन से रिलेटेड कौन सा है, एल्यूमिनियम विच कोगुलेट्स मड पार्टिकल, हाँ सी होगा आंसर। ठीक है, 46 सेडिमेंटेशन पोटेंशियल इज द रिवर्स ऑफ, अच्छा सेडिमेंटेशन समझते हो क्या होता है एवरीबॉडी? सेडिमेंटेशन मतलब क्या होता है? सेडिमेंट जमा होना, जैसे पानी गंदा है उसको छोड़ दो कुछ देर के लिए, वो सेटल हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है? इलेक्ट्रोफोरेसिस में पोटेंशियल डालो, पार्टिकल्स मूव करने लग जाते हैं। तो सेडिमेंटेशन पोटेंशियल किसका होना चाहिए? ऐसा पोटेंशियल लगाओ कि वापस सेडिमेंट बन जाए।
तो रिवर्स किसका हुआ? इलेक्ट्रोफोरेसिस का हुआ ना। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है? कोगुलेट हो जाते हैं, वही है उसका उल्टा। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1 हो गया सबका? 50 याद रखना है क्या? 50 क्या है? कोलोडॉइन इज अ कोलोइडल सॉल्यूशन। हाँ ये तो याद रखने की चीज है, ये शायद एनसीईआरटी में होगा, सेल्यूलोज नाइट्रेट इथेनॉल में होता है, एनसीईआरटी में है ये कोलोडॉइन। 47 काउज मिल्क इज एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल स्टेप। हाँ ये भी तो याद, तुम बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ोगे इसके बारे में, एक चैप्टर है क्लास 12th में ही, बायोमोलिक्यूल्स। डॉर्न पोटेंशियल कहाँ मिला तुम्हें? कौन सा नहीं है? 46 में सेडिमेंटेशन पोटेंशियल है वो। 47 में काउज मिल्क, अरे नहीं, नेचुरल इमल्शन स्टेबलाइज बाय फैट, वो बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ोगे ना, लैक्टोज माल्टोज ये सब प्रोटीन होते हैं ना, मिल्क में एक मेजर कंपोनेंट होता है ना, वो पढ़ोगे तुम कार्बोहाइड्रेट्स में, डाइसैकेराइड्स में। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2, 46 का डी ऑप्शन। अच्छा, डॉर्न पोटेंशियल करके कुछ नहीं है प्रतीक, डोंट वरी अबाउट इट, देयर इज नथिंग लाइक डॉर्न पोटेंशियल इन सरफेस केमिस्ट्री। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2 का 4, दस बाद में, एक सेकंड रुक जाओ अभिलाष, आई विल कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहे हो, 4 पूछ रहे हो, 2 पूछ रहे हो। आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट ग्राफ बिटवीन एंथैल्पी एंड प्रोग्रेस ऑफ फिजिकल एड्सॉर्प्शन। देखो एंथैल्पी क्या होता है? एंथैल्पी होता है हीट एक्सचेंज इन अ रिएक्शन। तुम्हें पता है कि हीट एक्सचेंज इन अ रिएक्शन के बेसिस पे क्या होगा? ओके okay. अच्छा एक बात बताओ, डेल्टा एच नेगेटिव होना चाहिए। फिजिकल एड्सॉर्प्शन में डेल्टा एच क्या होता है एवरीबॉडी? डेल्टा एच नेगेटिव होता है ना। तो अब यदि ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट बन रहा है, तो रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए और प्रोडक्ट की एनर्जी कम होनी चाहिए। ये बात समझ में आ रही है? तो कम होने वाला कौन कौन सा ऑप्शन है? कौन सा ऐसा तुम्हें दिखा रहा है जहां पे डेल्टा एच नेगेटिव है? ऐसे कौन कौन से जैसे ऑप्शंस देखो और देखो किसमें डेल्टा एच नेगेटिव है। ए और सी, सी में ऑलमोस्ट सेम ही है, सी में ऑलमोस्ट सेम ही है, और सिंगल करेक्ट है तो ए ही आंसर करोगे ना। ए में देखो इसकी एनर्जी जैसे यहाँ है ए और यहाँ पे बी है, तो ये नेगेटिव है ना। सी में भी बोल सकते हो बट हमें एक्चुअली एक ही ऑप्शन देखना है, तो ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, the volume of N2 required to form a monolayer on the surface of iron catalyst is 8.5 milligram per gram of adsorbent. What will be the surface area of adsorbent per gram if each nitrogen molecules occupies ठीक है, molecule occupies this much meter cube, ठीक है। तो अब जरा सोचो कि सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, तो एक जो वॉल्यूम रिक्वायर्ड है, वॉल्यूम रिक्वायर्ड कितना है? 8.5 ml। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? जो वॉल्यूम रिक्वायर्ड है N2 का वो कितना है? 8.5 ml है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अरे हाँ यहाँ कुछ तो बोलो। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर और नॉट? प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। ठीक है, तो अभी हमें क्वेश्चन में लिखा है कि वॉल्यूम जो रिक्वायर्ड है N2 का एनटीपी पे वो 8.15 ग्राम है पर ml ऑफ दी
सॉरी पर ग्राम ऑफ एडजॉर्बेंट, और एक N2 मॉलिक्यूल जो है वो सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करता है 16 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ -22 मीटर स्क्वायर। तो अब एक ग्राम में यानी पर ग्राम ऑफ सरफेस एरिया, मतलब व्हाट विल बी द सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट पर ग्राम इफ, ठीक है ठीक है ठीक। तो हम ऐसा कर ले क्या, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं और एक मॉलिक्यूल जो सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? चलेगा क्या वैसा? हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं बिकॉज हमें तो यहाँ वॉल्यूम दिया है, एनटीपी पे 22.4 लीटर होता है, और उसके बाद एक मॉलिक्यूल का ये सरफेस एरिया, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अपना आंसर तो आ जाना चाहिए। कोई दिक्कत है? तो मोल्स निकालते हैं, चलो। 8.15 इंटू 10⁻³ अपॉन 22.4, ये बताओ कितना आता है? एवरीडी ये कितना आता है, जरा एक बार ट्राई कीजिए। किसी ने ट्राई किया? 0.3 इंटू 10⁻³ गुड। ठीक है, अप्रोक्सीमेट ले लेंगे हम लोग। तो नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 0.3 इंटू 10⁻³ तो ये 1.8 0.36 है, तो 0.36 ले लो, तो ये कितना आएगा? 10⁻20 इंटू ये कितना आ रहा है? 6.023 इंटू 0.36 2.19। ओके, तो ये आ गया 2.19 नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो अब एरिया ऑक्यूपाइड वन मॉलिक्यूल को मल्टीप्लाई कर दो इससे। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया पर ग्राम जो हमें चाहिए वो हम क्या करेंगे, इसका एक मॉलिक्यूल का इतना एरिया है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करेंगे। 16 इंटू 10⁻22 इंटू 2.19 इंटू 10⁻20, तो 16 इंटू 2.19 इंटू 10⁻²। दिस इज योर आंसर। दिस इज इन मीटर स्क्वायर। तो ये आ रहा है कितना? 35 आ रहा है, हाँ 35 इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 0.35 मीटर स्क्वायर हो गया पर ग्राम। ठीक है, बी ऑप्शन आ रहा है। लिखना है, लिख लीजिए, राइट इट डाउन इफ यू वांट टू। नेक्स्ट, कैन आई स्क्रॉल डाउन? एन अवस्थी का डिस्कशन करना है क्या? हाउ मेनी ऑफ यू हैव सॉल्व्ड एन अवस्थी? एवरीबॉडी, हाउ मेनी ऑफ यू सॉल्व्ड एन अवस्थी? सरफेस केमिस्ट्री का एन अवस्थी कितने लोगों ने सॉल्व कर लिया है? सॉल्व कर लिया है, नॉट सॉल्व। तो आज एन अवस्थी भी कर लें क्या? व्हाट वुड यू सजेस्ट? अथर्व डागा से कर लेते हैं। ठीक है, जितना लोगों ने किया है उसको कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। 10 7 which of the following relations is are correct? Which of the following relations is or are correct? X according to Friendlich, पहला है x by m is constant, दूसरा है x by m is equal to constant p की पावर 1 by n is greater than 1, फिर x by m is constant into p की पावर थर्ड पार्ट दिया है
ठीक है, तो अब देखो हमने तो ये सीखा हुआ है एक्वेरियम क्या होता है, ये होता है ना बीच वाला पार्ट, फ्रेंडली ने तो यही दिया था ना, तो इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, नेक्स्ट 10, softening of hard water is done using sodium aluminosilicate zeolite। देखो जियोलाइट जो है इसका वाटर प्यूरिफिकेशन का एक मेथड होता है, हाइड्रोजन में चैप्टर में है, हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ा है एनसीईआरटी में, सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर है ना, उसमें जियोलाइट है। हार्डनेस ऑफ वाटर जो है इट इज कॉज्ड ड्यू टू Cu2+ एंड Mg2+ आयंस, एंड द हार्डनेस रिमूवल मेक्स यूज ऑफ सर्टेन इलेक्ट्रोलाइट्स, उसमें जियोलाइट भी है। तो जियोलाइट क्या करता है, उसमें Ca2+ और Mg2+ को Na+ रिप्लेस कर देता है और वो Na+ पानी में घुल जाता है, इससे हार्डनेस दूर हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो वो हाइड्रोजन की चैप्टर की रिएक्शन है। ये शायद एनसीईआरटी में इस ब्लॉक के वक्त बताया था क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़ेंगे इसको हाइड्रोजन में, हम लोग बताया भी था तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से हाइड्रोजन में पढ़ेंगे। नेक्स्ट 21, अ सोल ऑफ गोल्ड इन हाइड्रेटेड स्टैनिक ऑक्साइड। देखो ये एक सोल है जिसको बोलते हैं पर्पल ऑफ कैजियस, इसका फोटो दिखा देता हूं मैं तुम्हें, ये कॉमन नेम है, एनसीईआरटी में नहीं है ये, बट बहुत सारे रेफरेंस बुक में इसको देते हैं। एनसीईआरटी में है? मेरे ख्याल से नहीं है, एनसीईआरटी में है क्या? बट ये हाँ थोड़ा पॉपुलर है और लगभग हर बुक्स में इसका जिक्र होता है। ठीक है, आई विल शो यू एन इमेज। जस्ट वेट, आई एम जस्ट ओपनिंग माय गूगल ब्राउजर। अच्छा, आपने इस तरह के बर्तन देखे हैं? हैव यू सीन समथिंग लाइक दिस? एवरीबॉडी कैन यू सी दिस इमेज? अरे हाँ है ना, कुछ तो बोलिए, कैन यू सी दिस इमेज एवरीबॉडी? तो इस तरह के बर्तन देखे हैं, इसको बोलते हैं हिडन गोल्ड। दिस इज कॉल्ड हिडन गोल्ड। तो ये एक कोलॉइड है जो कि इस तरह का कलरिंग एजेंट होता है। इस तरह के बर्तन नहीं देखे हैं? तो अभी देख लिया, म्यूजियम में मिलता है वैसे। नहीं, पुराने जमाने में लोग ऐसे इसमें अल्कोहल पीते थे, परफ्यूम की बोतल में मिलते हैं, हाँ। एंड इफ यू हैव सीन सम ऑफ द ओल्ड मूवीज जहाँ पे पुरानी बातें होती थी राजा महाराजाओं के, so you may find certain containers also, इस तरह के तुम्हें बर्तन मिल जाएगा। सो ये एक फेमस है सोल, पर्पल ऑफ कैजियस, which is soul of gold in hydrated stannic oxide। जिन वाला, हाँ।
तो इसमें क्या होता है कि कोलोइडल गोल्ड जो है ना, स्टैनिक एसिड में या फिर स्टैनिक ऑक्साइड में गोल्ड पार्टिकल्स डिस्पर्स होते हैं, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड पर्पल ऑफ कैजियस, ये याद रख सकते हो, ठीक है। गोल्ड पार्टिकल्स जो हैं वो डिस्पर्स होते हैं स्टैनिक ऑक्साइड्स में, दैट इज कॉल्ड पर्पल ऑफ कैजियस। नेक्स्ट बताइए 39। सरफेस टेंशन ऑफ लायोफोबिक सोल्स। अच्छा देखो, सरफेस टेंशन किस चीज की प्रॉपर्टी है एवरीबॉडी? सरफेस टेंशन किस चीज की प्रॉपर्टी है? जितना ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होता है उतना ज्यादा सरफेस हैज अ टेंडेंसी टू बिहेव लाइक ए स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, राइट? इज दैट क्लियर? यदि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा है तो सरफेस जो है इट बिहेव्स लाइक ए स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। तो तुम्हें क्या लगता है सरफेस टेंशन किसका ज्यादा होगा, जिसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा है या जिसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम है? एवरीबॉडी, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा है तो सरफेस टेंशन ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली लायोफोबिक में होता ही नहीं है कुछ भी ऐसा, तो उसमें लोअर ही होगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, फिजिकल एड्सॉर्प्शन केमिसॉर्प्शन में कन्वर्ट हो जाता है, पर्टिकुलर रिएक्शन कंडीशंस होती है ना केमिकल रिएक्शन की, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद वो फिजिकल एड्सॉर्प्शन जो है वो केमिकल एड्सॉर्प्शन में खत्म हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। H2O नहीं देता तो भी लोअर, तो फिर कंपेयर करना मुश्किल हो जाता ना। बॉन्ड कैसे बनते हैं अचानक से? अरे बॉन्ड डेल्टा जी जानते हो ना, किसी रिएक्शन का जब नेगेटिव हो जाएगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे तो रिएक्शन हो जाएगा ना, थर्मोडायनेमिकली डिफाइन करते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से। नेक्स्ट, एक्सरसाइज 2 डन एवरीबॉडी, एक्सरसाइज 2 डन, ओके। 39 में लायोफोबिक का पार्ट, 39 लायोफोबिक का पार्ट, हाँ तो लायोफिलिक का पार्ट का, अच्छा लायोफिलिक है। अरे देखो लायोफिलिक की भी बात करेंगे ना तो भी उसका पानी से कम ही होगा, क्योंकि उसके तो पार्टिकल साइज बहुत बड़े होते हैं एवरीबॉडी, पार्टिकल साइज तो बहुत बड़े होते हैं ना, तो सरफेस टेंशन तो ऑब्वियसली प्रॉपर्टी लिक्विड की ही है। पार्टिकल साइज बड़े होते हैं और उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग यदि होता भी है तो उतना नहीं हो पाएगा जितना वाटर में होता है। वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक तरह से मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट एक्सरसाइज 3 का 3। Some types of gel like gelatin lose water slowly. This process is called, देखो यार ये सरफेस का टर्म नहीं है, ये बायो का टर्म है। डू यू हैव सम बायो स्टूडेंट्स ओवर हियर? कोई है जो बायो भी पढ़ता है? ओके, तो कैन यू प्लीज टेल मी। देखो ये जो वाटर लूज करने के प्रोसेस है ना वो तो सेल मेम्ब्रेन के आसपास होती है, उसमें बहुत सारे टर्म्स डिफाइन होते हैं। सो दिस इज कॉल्ड सिनेरेसिस। जेलेटिन लूज करता है पानी गर्म करने पे या फिर कोई नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस से ही होता है, ये नहीं है सरफेस केमिस्ट्री में। एनसीईआरटी मॉड्यूल में दिया है क्या? एनसीईआरटी में मेरे ख्याल से नहीं दिया है, तो ये नहीं आएगा, टेंशन मतलब। जो याद करने के इस तरह के टर्म्स होते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड ही है आपके एग्जाम में, तो एनसीईआरटी में नहीं है तो नहीं आएगा वो। ज्यादा बताने का कोई मतलब भी नहीं बनता है ये सारी चीजें, बिकॉज वो ऑब्वियसली आती नहीं है, तो वो तो टाइम वेस्ट करने की बात हो जाएगी।
नेक्स्ट बताइए 12. Which of the following statements are 4 का C ऑप्शन. Select the correct statements. Hydrophobic colloid is a C option. Hydrophobic sols are often found when a solid crystallizes rapidly from a reaction on supersaturated solution. Supersaturated का मतलब समझते हो क्या होता है? Supersaturated का मतलब, everybody, what is a supersaturated solution? देखो नॉर्मली हाईली कॉन्सेंट्रेटेड, सैचुरेटेड का मतलब इक्विलिब्रियम बन गया उसी पॉइंट पे, उससे ज्यादा जो नॉर्मल एक कंडीशन पे घुलना चाहिए उससे ज्यादा घुला दिए प्रेशर का कंडीशन लगा के. जैसे तुम्हें पता है ना एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे एक सर्टेन अमाउंट ही घुला सकते हैं, तो उससे ज्यादा घुला दिया तुमने तो उसको सुपर सैचुरेटेड बोलेंगे. प्रेशर वगैरह चेंज करके घुला सकते हो. तो आप सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन में चेंज करोगे कोई भी कंडीशन तो क्रिस्टलाइज होने लगेगा ना सॉलिड. ठीक है, तो क्रिस्टलाइज होगा तो इससे तो क्रिस्टल बनेगा ही ना, हाइड्रोफोबिक सोल बनेगा ही. तो ये ठीक है, आंसर सही है, ये तो हो जाएगा. नेक्स्ट बताओ 7 6. ओके. रेडिश ब्राउन सोल Fe3+ इज ऑब्टेन्ड. रेडिश ब्राउन सोल जानते हो क्या होता है? वो आयरन का जो रस्ट होता है ना, एवरीबॉडी, जो आयरन का जो रस्ट होता है उसमें ही बनेगा. तो एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ FeCl3 टू अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड. अच्छा एक बात बताओ, FeCl3 FeOH होल थ्राइस है, उसमें तो ऑलरेडी प्रेसिपिटेट है, तो ये रिएक्ट करेगा क्या इसके साथ? FeOH होल थ्राइस है फ्रेशली प्रिपेयर्ड, उसमें तुम FeCl3 डालोगे. एक सेकंड रुक जाओ. ठीक है, तो अब होगा क्या, इनमें तो एक तरह से तुम समझ सकते हो कि यहाँ तो कुछ होने वाला है क्या, ये ऑलरेडी प्रेसिपिटेट है, तो ये रिएक्ट करेगा FeCl3 के साथ. ठीक है, देखते हैं बाकी ऑप्शन चेक कर लेते हैं. यहाँ लिखा है एडिशन ऑफ FeOH होल थ्राइस टू ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड precipitate of FeCl3. तीसरा है एडिशन ऑफ NH4OH टू FeCl3 ड्रॉप वाइज. फिर है एडिशन ऑफ NaOH टू FeCl3 ड्रॉप वाइज. अच्छा ये बताओ, सबसे पहले जो ब्राउन कलर का पीपीटी होता है दैट इज रस्ट. तो ये दोनों तो हम काट देते हैं, ठीक है ना, ये दोनों तो हमको देखना नहीं है. ये होता है Fe2O3.XH2O. तो फाइनली जो हमें बनाना है ब्राउन कलर का पीपीटी वो FeOH होल थ्राइस ही बनाना है. इज दैट क्लियर? यहाँ पे ऑलरेडी पीपीटी दिया है और यहाँ पे ये पीपीटी दिया है. ठीक है, अब इसके पीपीटी में तुमने ये डाल दिया, चेक कर लेते हैं हम लोग, है ना. तो ये बन जाएगा, फिक्स लेयर एब्जॉर्ब करेगा, राइट. एवरीबॉडी फिक्स लेयर एब्जॉर्ब करता है, यही हमने सीखा है ना, कॉमन आयन एब्जॉर्ब हो जाते हैं. और ये क्या एब्जॉर्ब करेगा देख लेते हैं, FeOH होल थ्राइस Fe3+. तो Fe3+ तो दोनों में है. एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? Fe3+ आयंस तो दोनों में है ना, A और B दोनों में है. बट आंसर क्या करना है हमें, जो ब्राउन कलर जो आपको दिया है हिंट, ब्राउन कलर वो एक्चुअली वाटर मतलब आयरन का रस्ट होता है, तो वो FeOH होल थ्राइस ही होगा, बिकॉज इसको ही आप गर्म करोगे तो इट विल फॉर्म Fe2O3, अपॉन हीटिंग इट विल फॉर्म Fe2O3. ठीक है, तो फिर उसके हिसाब से ए बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसको प्रेसिपिटेट बनाया है और इसको FeCl3 को प्रेसिपिटेट बनाया है, तो हमारा तो प्रेसिपिटेट ये होना चाहिए, ब्राउन कलर तो इसका ही आएगा. नेक्स्ट बताइए C और D. अरे C और D में कॉमन आयन है ही नहीं ना, वो तो हाइड्रोलाइज कर जाएगा सीधा. ठीक है धरो 12 का C. somebody was asking 7. रुक जाओ, there is somebody asking 7. The coagulation of 200 ml of positive colloid मतलब positively charged colloid took place when 0.73 ग्राम HCl. देखो 0.73 ग्राम HCl कितना मिलीमोल हुआ बताओ एवरीबॉडी,
ये कितना मिलीमोल हुआ? एवरीबॉडी बताओ ये कितना मिलीमोल हुआ? ये तो इतना मोल हो गया, नहीं बताओगे? ये हो जाएगा 20 इंटू 10⁻³ मोल, यानी 20 मिलीमोल। तो हमने यही सीखा था ना कि कितना मिलीमोल जो है 200 मतलब एक लीटर कोलॉइड को प्रेसिपिटेट करने के लिए लगता है। तो 200 ml के लिए लग रहा है 20 मिलीमोल। ठीक है, तो 1000 के लिए कितना लगेगा? 1000 ml के लिए कितना लगेगा? 100 मिलीमोल लगेगा ना? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? तो वही हो गया आंसर तुम्हारा, 100 हो गया गोल्ड इसका फ्लोक्यूलेशन वैल्यू या फिर कोगुलेशन वैल्यू। ओके, 12th के बाद एक सेकंड रुक जाओ, 10 तक किसी को डाउट है? एवरीबॉडी 8 to 10 में किसी को डाउट है? एवरीबॉडी 8 to 10 में कोई डाउट है? 8 to 10 में कोई डाउट किसी को है? से यस और नो? ठीक है, ओके देन 12 11th का डी। ओके 11th का डी ऑप्शन, केमिजॉर्प्शन में हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑफ अबाउट। अच्छा एक बात बताओ, एनसीईआरटी तुमने पढ़ा है? एनसीईआरटी में लिखा होगा उस रेंज में केमिजॉर्प्शन का जो हीट है वो 240 तक लिखा है, तो फिर रहने दो, एनसीईआरटी में अलग है तो इट विल बी एनसीईआरटी के हिसाब से चलते हैं। और वैसे भी इस तरह की चीजें नहीं पूछेंगी, जो डेटा बेस्ड इतना है इतना नहीं पूछते वो भी, कि एग्जैक्टली क्या रेंज है। सो लीव इट, डोंट वरी अबाउट इट। पिछले साल के पेपर देखो, ऐसा नहीं पूछ दिया उन्होंने, इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है। बहुत ज्यादा डेटाबेस है, कंप्लीटली याद करने वाली चीज। नेक्स्ट बताइए, ये एक बार एनसीईआरटी में रीड कर लो, और कुछ कुछ चीजें जो भूल जाते हैं ना हम, वो डेटाबेस चीजें लिख लिया करो, और वो जब चैप्टर रिवाइज करो तो एक बार देख लिया करो। 80 to 240 दिया है तो इसमें कंसिडर नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट 12, which of the following are true for physical adsorption? Extent of adsorption increases increase in temperature, increase in pressure। ये तो सही है ना, प्रेशर बढ़ाने पे बढ़ता है, ये तो सही है। ए ऑप्शन इज करेक्ट फॉर 12, ए ऑप्शन इज करेक्ट, राइट? हाँ, इट नीड्स एक्टिवेशन एनर्जी। देखो इसका एक्टिवेशन एनर्जी तो बहुत कम होता है, राइट? कोई केमिकल रिएक्शन तो है नहीं, बट अरे नहीं, ऑलमोस्ट जीरो बोलते हैं। जैसे सपोज तुम आर्कटिक पे भी चले गए और वहां बहुत ठंड पड़ती है, फिर भी तुम्हारे हाथ गंदे होंगे ही, एड्सॉर्प्शन वहां भी होगा। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? तो इसका एक्टिवेशन एनर्जी जो है दैट इज वेरी वेरी लेस। तो हम डिफाइन करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी बात ग्राफिकली, तुम देखो तो केमिकल में ही डिफाइन करते हैं, ठीक है। बी आंसर दिया है, बी कहां दिया है? बी दिया है एक्सरसाइज 3 का। ए और सी तो ठीक है, फिर ए और सी तो सही है ना, सी तो सही है, रिवर्स होता ही है, और हाई टेम्परेचर पे नहीं होता है, तो लो टेम्परेचर पे ही होता है, तो ए और सी हो गया आंसर। नेक्स्ट 15th का सी ऑप्शन। अच्छा, पी ब्लॉक में एक रिएक्शन होता है, हेबर्स प्रोसेस बोलते हैं, N2 + 3H2 रिएक्ट करके बनाते हैं NH3। यहाँ पे यूज करते हैं आयरन एज ए कैटलिस्ट और मोलिब्डेनम एज ए प्रोमोटर, ठीक है। अब यहाँ लिखा है CO और H2S, CO और H2S। देखो NH3 जो है यहाँ पर क्या होगा, CO और H2S लिखा है, तो अभी और पहले वाले में लिखा है ये तो एक्चुअल रिएक्शन है, तो ये मॉडल में दिया है तो बहुत अच्छी बात है, बट एक्चुअली में ये पी ब्लॉक का भी रिएक्शन तो है ही, ठीक है। तो ये तो एक्चुअल रिएक्शन है जिसमें प्रोमोटर या पॉइजन का कोई दिक्कत है नहीं, ये सब जो सही चल रहा है।
और वेजिटेबल ऑयल प्लस हाइड्रोजनेशन पढ़ा ही होगा तुमने, vegetable oil plus hydrogen, this is hydrogenation in the presence of nickel catalyst and this gives vegetable ghee. तो ये तो रिएक्शन सही है। अब N2 यहां पर जो है यहां पे गड़बड़ है, ऐसा रिएक्शन होता नहीं है। और कार्बोनिल को रिड्यूस करते हैं। अल्डिहाइड कीटोन पढ़ लिया है क्या एवरीबॉडी? अल्डिहाइड कीटोन पढ़ लिया है? तो उसमें एक रिडक्शन होता है, रोजेनमुंड रिडक्शन, नाम सुना है? उसमें एक अल्डिहाइड को रिड्यूस करते हैं, मतलब एसिड क्लोराइड को हाइड्रोजनेट करते हैं, कैटलाइज्ड पैलेडिनियम ऑन बेरियम सल्फेट, ठीक है, और इन द प्रेजेंस ऑफ H2, तो इसको बोलते बेंजल्डिहाइड बनता है, बेंजोइल क्लोराइड को, तो इसको बोलते हैं रोजेनमुंड रिडक्शन। अब यहाँ पे पैलेडियम किसकी तरह काम करता है? वहां तुमने पढ़ा ही होगा, रेट ऑफ रिएक्शन को रोकता है, क्योंकि वो फर्दर रिडक्शन भी हो जाएगा ना। यहाँ पर वो फर्दर रिडक्शन को, मतलब जैसे तुम यदि यहाँ पर पीडी यूज नहीं करते हो, वो एज ए पॉइजन काम करता है, तो क्या होगा, वो फर्दर रिड्यूस हो जाएगा अल्कोहल में या फिर CH3 ग्रुप में। तो एक कंट्रोल्ड रिएक्शन है ये, तो वहां पे एज ए पॉइजन काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइजन जो है वो इन दोनों रिएक्शन में पॉइजन है, क्योंकि ये सही नहीं है। यहाँ तो सही है रिएक्शन, बट ये पॉइजन की तरह काम कर रहा है, वो रिएक्शन को फर्दर रिडक्शन को रोकता है। कैन वी प्रोसीड? नेक्स्ट क्वेश्चन 18 का C। 18, which of the following statements regarding adsorption is correct? Extent of extent of chemisorption is given by extent of chemisorption by a given mass of adsorbent is limited. अच्छा एक बात बताओ, हमने सीखा था, क्या सीखा था? ये जो एडजॉर्प्शन है वो लिमिटेड होता है, मतलब मोनो लेयर होता है केमिसॉर्प्शन, याद है तुम्हें? एक ही बार लेयर बनाएगा, तो ऑब्वियसली तो लिमिटेड होगा ना, बार बार नहीं कर सकता, बट फिजिकल बार बार कर सकता है। तो ये सही है गलत है? बार बार केमिकल बॉन्ड थोड़ी बनाएगा, एक बार इसके साथ बना दिया तो एडजॉर्प्शन एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट का बॉन्ड बना, फिर तो एडजॉर्बेट एडजॉर्बेट का बनेगा, तो इस केस में एक ही बार हो सकता है। नेक्स्ट 19, if Cl2 gas is enclosed in the presence of powdered charcoal in a closed vessel, the presence of the gas decreases. यदि Cl2 गैस को इनक्लोज कर दिया पाउडर्ड चारकोल में और उसको रखा क्लोज वेसल में, द प्रेशर ऑफ द गैस इज डिक्रीज। इसका रीजन क्या है? गैस एब्जॉर्ब हो गया, और क्या? अरे चारकोल क्या करता है? एब्जॉर्ब ही तो करता है, तो इसका मतलब यही है ना कि गैस एब्जॉर्ब हो रहा है। तो गैस मॉलिक्यूल्स आर एब्जॉर्ब्ड एट द सरफेस, गैस मॉलिक्यूल आर एब्जॉर्ब्ड एट द सरफेस ऑफ चारकोल, ठीक है, वो चारकोल के सरफेस पे होता है, बी ज्यादा सही है। गैस मॉलिक्यूल्स आर एब्जॉर्ब तो गलत है ना, बी और सी होगा एवरीबॉडी, बी और सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट 29, which of the following is or are not true for लायोफिलिक कोलवाइड? इनमें से लायोफिलिक कोलवाइड के लिए कौन से सही नहीं है? These are precipitated by special indirect methods. देखो लायोफिलिक इनडायरेक्ट मेथड से बनाते हैं, ये तो सही बात है ना, जैसे प्रोटीन वगैरह बनाएंगे तो अलग ही मेथड कुछ यूज करना पड़ेगा, ये सही है ये गलत है बताओ? बट स्पेशल इनडायरेक्ट मेथड एक्चुअली ज्यादातर बायो एवरीबॉडी, ज्यादातर जो लायोफिलिक कोलवाइड्स हैं वो हम बनाते हैं क्या? वो तो नेचुरल। इनडायरेक्ट का मतलब है कि डायरेक्टली थ्रू मल्टीपल रिएक्शंस। ज्यादातर जो लायोफिलिक कोलवाइड्स होते हैं वो नेचुरली मिलते हैं हमें,
हम नहीं बनाते उनको। एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? खैर बाकी ऑप्शंस भी पढ़ लेते हैं। The particles must travel towards anode and cathode depending on the charge. अच्छा, चार्ज होता है उसके ऊपर, ये तो हम बिना सोचे बिना कोई टेंशन के डायरेक्टली काट सकते हैं। चार्ज तो उनके ऊपर होता ही नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है ना, कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, कोई एडसॉर्प्शन वगैरह का चक्कर तो है नहीं। दीज आर कॉल्ड इंट्रिंसिक कोलॉइड। अच्छा, इंट्रिंसिक कोलॉइड और एक्सट्रिंसिक कोलॉइड हमने ऐसा कुछ पढ़ा है? देखो, इंट्रिंसिक कोलॉइड करके टर्म जो है ना अब यूज नहीं होता। क्वेश्चन टू पर 2 क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चन हैं। ओके, सी बेसिकली इंट्रिंसिक कोलॉइड उसको बोलते हैं जैसे कुछ जो कि बोल सकते हो कि गम हो गया, स्टार्च हो गया, जेलेटिन हो गया, तो और वो क्या करते हैं कि जो कोई पर्टिकुलर सॉल्वेंट में घुलने के बाद बनाते हैं, तो उसको इंट्रिंसिक कोलॉइड बोलते हैं। और जो कि ज्यादातर केसेस में लायोफिलिक कोलॉइड को ही बोलते हैं। सॉल्वेंट लविंग जो है, सॉल्वेंट लविंग को इंट्रिंसिक बोलते हैं। ये लेकिन पुराना टर्म है, अब यूज नहीं होता है। कहीं पे तुम्हें मिला? मिला है तो ठीक है। बेसिकली लायोफिलिक को बोलते हैं इंट्रिंसिक कोलॉइड, सो दे आर कॉल्ड इंट्रिंसिक कोलॉइड। तो अब इसको तो नहीं ही बोलते वैसे, अब ये टर्म यूज नहीं करते। अब देखो, बी आंसर दिया है लेकिन नॉट ट्रू बोला है, तो बी तो नॉट ट्रू है ना एवरीबॉडी? एवरीबॉडी, बी तो नॉट ट्रू है ना? एक एक सेकंड रुक जाओ, कम टू ए। और सी भी सी तो ट्रू है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। और सम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज सफिशिएंट टू कॉज प्रेसिपिटेशन, देखो वो स्टेबल होते हैं और इसमें लिखा है स्मॉल अमाउंट से प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, तो ये भी गलत है। ठीक है, अब ए की बात कर लेते हैं। दे आर प्रिपेयर्ड बाय स्पेशल इनडायरेक्ट मेथड्स। देखो, यदि तुम्हें बनाना है ना लायोफिलिक कोलॉइड, जैसे इफ यू वांट टू प्रिपेयर स्टार्च, देन यू नीड सम स्पेशल मेथड्स ऑब्वियसली, बट वो नेचुरली बनाते ही नहीं। बायोमोलिक्यूल्स हम थोड़ी बनाते हैं, ठीक है? जैसे तुम्हें पता है वो तो नेचुरली एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, तो ये भी सही नहीं होगा। देख लो आंसर क्या है, बी डी या फिर ए बी डी होना चाहिए। इट शुड बी इधर ए बी डी या फिर सीधा बी डी। कोर्स में तो क्या कहीं भी लायोफोबिक कोलॉइड तो हम लोग बनाते ही नहीं है ना, ठीक है? जो बायोलॉजिकल होते हैं हम उनको पढ़ते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट 45। 45 के पहले किसी का कोई डाउट है एवरीबॉडी? 45 के पहले? ओके, स्मोक स्क्रीन्स कंसिस्ट ऑफ, इसके बारे में मैंने कुछ लिखा है। स्मोक स्क्रीन इज कंसिस्ट ऑफ ए क्लाउड यूज्ड टू हाइड मिलिट्री, नेवल पुलिस, एक्सेट्रा। इट कंसिस्ट ऑफ फाइन पार्टिकल्स ऑफ TiO2। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ फाइन पार्टिकल्स ऑफ TiO2। ठीक है, तो इसमें लिखा ही है प्रतीक, यहाँ तो पैसेज में दिया है ना ये इंफॉर्मेशन, ए हो जाएगा फिर। प्रतीक, पैसेज में तो दिया ही है। प्रतीक, कैन यू हियर मी? आवाज आ रही है? तो उस पैसेज से पढ़ो ना, इंफॉर्मेशन तो दिया ही है। ठीक है, नेक्स्ट ए होगा इसका आंसर। 52 53। ठीक है,
ठीक है 52 पढ़ते हैं हम लोग। 0.02 gram of gelatin is required to protein 10 ml of standard gold salt from 10% NaCl. Find the gold number for the gelatin. Report your answer by multiplying by 100. अच्छा एक बात बताओ, गोल्ड नंबर डिफाइन कैसे करते हैं एवरीबॉडी? हाँ वो भी करने वाले हैं डिस्कस। एवरीबॉडी गोल्ड नंबर डिफाइन कैसे करते हैं? Minimum amount of protective colloid in milligram required to prevent coagulation of 10 ml of standard gold salt upon addition of 1 ml of 10% NaCl. ये समझ में आ रहा है? एवरीबॉडी यही होता है ना, 1 ml of 10% NaCl डालने पे कितना लगेगा, मतलब मिलीग्राम, जो बोलते हैं हम लायोफिलिक क्लोराइड, राइट? लेकिन यहाँ पे 1 ml of 10% देते हैं, यहाँ पर सीधा कुछ लिखा ही नहीं। तो अभी देखो क्या है, 0.02 ग्राम कितना मिलीग्राम हुआ ये एवरीबॉडी? 0.02 ग्राम कितना मिलीग्राम हुआ? 20, इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करो तो हो गया 20 मिलीग्राम। तो 20 होगा आंसर। 53 का 2 दिया है एक्चुअली, फिर 0.02 मिलीग्राम होगा वो। आंसर 2 दिया है ना, तो 0.02 मिलीग्राम होगा। तो तुम इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आएगा आंसर तुम्हारा 2। अरे समझ में आ रहा है प्रतीक? वो जो दिया है ना वो 0.02 मिलीग्राम होगा, तभी आंसर आएगा वो। ठीक है नेक्स्ट, 52 के बाद क्या था? 53। अच्छा मैंने 53 पहले डिस्कस किया है क्या? 52 बात कर लेता हूँ। 52 among the following the number of correct statements are, इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? The stability of lyophilic colloids is mainly due to the strong interaction between the dispersed phase and dispersion medium. अच्छा ये बात सही है या गलत है बताओ एवरीबॉडी? ये बात तो सही है ना? ओके। एंट्रोपी चेंज फॉर एडसॉर्प्शन ऑफ गैस ओवर सॉलिड इज पॉजिटिव। अच्छा ये बताओ ये गलत है कि नहीं? एंट्रोपी तो नेगेटिव होगा ना, रैंडमनेस कम हो गई। प्रतीक इज दैट क्लियर? ओके। Gelatin has considerably low value of gold number is ineffective protective colloid। देखो ये बात सही है, जेलेटिन एक लायोफिलिक कोलोइड है, तो इसका मैंने बताया भी था कि जेलेटिन हैज लीस्ट वैल्यू ऑफ गोल्ड नंबर, तो एक बहुत अच्छा कोलोइड है, तो ये तो सही है। अब डी की बात करें, जीटा पोटेंशियल इज आल्सो रिस्पांसिबल, ये सही है, जीटा पोटेंशियल होता है रिस्पांसिबल स्टेबिलिटी के लिए। एंड सरफेस टेंशन ऑफ लायोफिलिक कोलोइड दैट इज लेस देन दैट ऑफ डिस्पर्जन मीडियम। इसकी बात तो हमने थोड़ी देर पहले ही की थी, राइट? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? इसकी बात तो हमने थोड़ी देर पहले ही की थी। तो कितने स्टेटमेंट्स सही हो गए? 4। तो 4 हो गए आंसर। वन मिलीग्राम 10⁻³ ग्राम रहता है। हाँ तो बताओ तो क्या हुआ बताओ? कि मतलब क्या डाउट है? आई कांट अंडरस्टैंड। शुड आई अनम्यूट यू? डू यू वांट टू स्पीक? अच्छा 100 से मल्टीप्लाई किया ये? नहीं इन्होंने आंसर कहा है कि रिपोर्ट योर आंसर बाय मल्टीप्लाइंग बाय 100। यदि ये 0.02 मिलीग्राम होगा तो गोल्ड नंबर 0.02 होगा ना? इज दैट क्लियर? यदि ये 0.02, तो ये मैंने कहा है कि यहाँ पर ये जो 0.02 ग्राम है ना, उसको 0.02 मिलीग्राम कर लो, तुम्हारा आंसर एग्जैक्ट आ जाएगा। डिफाइन करते हैं मिलीग्राम के हिसाब से ही, और वो मैं कह रहा हूं कि 0.02 मिलीग्राम ही होगा, तभी आंसर 2 आ सकता है।
ठीक है, नेक्स्ट जेई मेंस के सेक्शन में 1 to 10, एवरीबॉडी जेई मेंस के सेक्शन में 1 to 10, कोई डाउट? ओके 9, ओके 9। देखो ये अलग अलग पार्ट ऑफ केमिस्ट्री है, जैसे डेकॉन्स प्रोसेस, वाकर प्रोसेस, जिगलर नाटा पॉलिमराइजेशन और कांटेक्ट प्रोसेस। देखो ये अलग अलग केसेस है, जैसे TiCl3 जब यूज करते हैं ना एज एन इलेक्ट्रोलाइट, तो TiCl3 यूज करते हैं जिगलर नाटा पॉलिमराइजेशन में। कांटेक्ट प्रोसेस और डेकॉन्स प्रोसेस पी ब्लॉक में तुम पढ़ोगे, और वॉकर प्रोसेस भी आगे ही पढ़ोगे। तो ये तो अभी रहने दो, अलग अलग रिएक्शन से लिए हुए हैं जो कि अलग अलग ब्लॉक्स में रहते हैं। ठीक है प्रतीक? प्रतीक, इज दैट क्लियर? ओके नेक्स्ट 10 to 15, everybody 10 to 15। 10 to 15 में किसी को डाउट है? ओके 10 to 15 तो कोई डाउट नहीं है। ओके 14, इन द कॉन्टेक्स्ट विद इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर गैस। ये पढ़ा है तुमने अभी तक? ये हाइड्रोजन चैप्टर में होता है, दिस इज इन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में पढ़ोगे इसको। नेक्स्ट अजय एडवांस वाला सेक्शन सॉल्व किया है? किसी ने नहीं किया है? क्यों? बट क्यों नहीं किया? तो ये डिस्कस करना है, बाद में कर सकते हो, बट एक्चुअली में क्या होता है, कुछ लोग ऐसा सजेस्ट करते हैं कि जो पिछले साल के क्वेश्चंस हैं, सो दीज क्वेश्चंस विल नॉट कम अप ऑब्वियसली। जो पिछले साल के क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम के कुछ दिन पहले आप प्रैक्टिस कीजिए। बट एक्चुअली में मैं ये सजेस्ट करूंगा कि 3-4 साल के जो पुराने पेपर्स है ना, उनको ही आप छोड़िए। जैसे मान लो तुम 2021 में एग्जाम दोगे, तो पिछले 4 साल के क्वेश्चन पेपर कर सकते हो सॉल्व उस जस्ट मतलब प्रैक्टिस के टाइम पे। यदि तुम 10-15 साल 20 साल के क्वेश्चन छोड़ दोगे तो दैट विल क्रिएट बैकलॉग, और उतना कवर नहीं होता उस टाइम पे, और रेलेवेंस भी कम हो जाता है। ऐसा नहीं है कि पेपर के पैटर्न चेंज होते रहते हैं हर साल। तो यदि तुम रेलेवेंट पेपर छोड़ोगे दैट विल बी बेटर। यदि तुमने सारे ही छोड़ दिए 20-25 साल के, तुम उस टाइम पे कवर ही नहीं कर पाओगे, और ऐसा भी हो सकता है कि तुमको तो ये पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअली में एडवांस किस पैटर्न पे सवाल पूछ रहा है। पिछले साल के पेपर्स बनाने का एक फायदा ये भी होता है कि वो जो क्वेश्चंस पूछते हैं, कुछ टॉपिक से ज्यादा पूछते हैं और कुछ से कम पूछते हैं। तो जो टॉपिक ज्यादा पूछ रहे हैं उसके क्वेश्चन तुम ज्यादा सॉल्व करते हो। आई वुड सजेस्ट यू कैन लीव at the last 5 year papers and you should attempt the earlier ones. पूरा छोड़ना I don't think it's very good idea. Anyways, your choice, तुम पूरा भी छोड़ सकते हो। ओके एनमस्ती करना है डिस्कस। अगर सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व करो तो जेई एडवांस का क्वेश्चन नंबर 1, बाकी सब नॉर्मली है, वो सॉल्व करो। आर्काइव का जो सेक्शन है ना उसमें एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए 1। क्या होगा आंसर? ये समझ में आ रहा है क्यों होगा? एवरीबॉडी ये समझ में आ रही है बात? सब लोगों ने कर लिया इसको?
नोट सी, एक्चुअली में थोड़ा समय लीजिए। अच्छा देखो, कोलोइड्स क्या होते हैं, मिशेल्स क्या होते हैं? एसोसिएटेड कोलोइड्स ऐसे होते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं लो कॉन्सेंट्रेशन पे, और हायर कॉन्सेंट्रेशन पे कोलोइड की तरह बिहेव करते हैं, ये पता है ना? तो अब उसमें सोचो, लीनियर लाइन मिलेगा तुम्हें, और जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे, सी बढ़ाते जाओगे, यानी पानी तुम कम कर रहे हो, तो ऑब्वियसली कंडक्टिविटी तो कम ही होना चाहिए ना, इट शुड शो रेगुलर डिक्रीज। इज दैट क्लियर? इट शुड शो अ रेगुलर डिक्रीज, और जब वो कोलॉइड बन जाएगा तो इसका रेट ऑफ डिक्रीज बढ़ जाना चाहिए, इसका रेट ऑफ डिक्रीज और बढ़ जाना चाहिए सीएमसी के बाद से। तो आंसर क्या होगा? बी होगा ना इन दैट केस। ठीक है, फाइन। एनावस्थी में डिस्कस करना है, ठीक है, कर रहे हैं। एनावस्थी कहां तक कर लिया था हमने एवरीबॉडी? हमने कहां तक डिस्कस किया था? आई थिंक लेवल 1 कर लिया था, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेवल 1 तो कर लिया था ना? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स, लेवल 1 कर लिया था या नहीं किया था? लेवल 1 हो गया था मेरे ख्याल से। और ठीक है, लेवल 1 का 65 तक, अच्छा ठीक है, लेवल 1 का 65। ओके, एन अवस्थी लेवल 1 40। Which one of the following can be used as a protective colloid? अथर्व किसका भी पूछ रहे हो? अथर्व किसका भी पूछ रहे हो? अरे तुमने ये सुना है ना, पढ़ा है ना कि मिशेल्स जो होते हैं, एसोसिएटेड कोलॉइड जिनको बोलते हैं, दे बिहेव, एसोसिएटेड कोलॉइड जो होते हैं, दे बिहेव लाइक ट्रू सॉल्यूशंस एट लो concentration and colloids at high concentration. अथर्व, इज दैट क्लियर? अथर्व डागा, ये बात समझ में आ रही है? तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लेमडा एम का ग्राफ रूट सी के अगेंस्ट तो ऐसा ही होता है ना। अब देखो, जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, कंडक्टिविटी बढ़ता जाएगा, तो जिस पॉइंट पे सीएमसी बना उस पॉइंट पे कोलोइड, तो रेट ऑफ इंक्रीज और बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है अथर्व? कैन वी मूव अहेड नाउ? ओके, अब कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 40। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोल्स एक्ट एज प्रोटेक्टिव कोलोइड? देखो, प्रोटेक्टिव कोलोइड की तरह कौन एक्ट करता है बताओ? 39। अच्छा 40 कर लेते हैं पहले। प्रोटेक्टिव कोलोइड की तरह वो करेगा ना जो लायोफिलिक हो, तो जेलेटिन होगा आंसर। ठीक है, किसने 40 पूछा था? एवरीबॉडी 40 किसने पूछा था? इज दैट क्लियर? आपका आंसर क्लियर हुआ? 39, which of the following is not used for preparing lyophilic sols? गम, स्टार्च, जेलेटिन, मेटल सल्फाइड। मेटल सल्फाइड ही यूज नहीं होगा लायोफिलिक के लिए, तो मेटल सल्फाइड तो लायोफोबिक बनाएगा ना। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, उसके आगे बताइए। थर्ड आगे 65। 65 के पहले किसी का कुछ है? द मेथड यूजुअली employed for the destruction of colloidal particle। देखो, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ही तो होता है मेथड नॉर्मली। कैसे हम लोग उसको प्रेसिपिटेट करते हैं बताओ? कोगुलेशन के लिए क्या करते हैं बताओ? डिस्ट्रक्शन कोलोइड का मतलब क्या? कोगुलेशन। तो इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे ना। एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट
35. Atharva is asking 35. Identify the correct statement regarding enzymes. ब्लड कोगुलेट होता है, उसका तो अलग रीजन है ना. ब्लड कोगुलेट होता है ताकि तुम्हारा फर्दर फ्लूइड निकलना बंद हो जाए, ब्लड लॉस ना हो. तो उसमें तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स हैं, राइट. बट ब्लड कभी क्लॉट नहीं, ब्लड का देखो, ब्लड क्लॉट उस जगह पे होता है जहां पे तुम्हारा लेट से, ये तो जैसे बायो का सवाल है, पूछ लेते हैं बायो वाले से. तुम्हारा डाउट क्या है शिवम, ये बताओ एग्जैक्टली. Should I unmute you? शिवम, अनम्यूट कर रहा हूँ, अनम्यूट हो नहीं रहा है. अच्छा, अनम्यूट का परमिशन मैंने दे रखा है, अब बोलो क्या बोलना है. शिवम प्लीज रिस्पॉन्ड. कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हो तुम? 65. कंडेंसेशन से, कंडेंसेशन तो अलग है भैया. कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है? कंडेंसेशन यदि नॉर्मल सोचो तो कंडेंसेशन एक रिएक्शन होती है जिसमें पानी निकलता है, ठीक है. और कंडेंसेशन एक नेचुरल प्रोसेस होती है जिसमें लेट से वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं. तो इससे कंडेंसेशन से कैसे तुम्हें लगता है कि कोगुलेट हो जाएगा, ये बताओ. शिवम, हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि कंडेंसेशन से कोगुलेशन होगा? अरे उससे कुछ नहीं होगा. मेन रीजन तो है ना, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से होगा. ब्रेडिक्स आर्क मेथड में तो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं. ब्रेडिक्स आर्क मेथड में सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं ना, तो वो तो लिक्विड फॉर्म में लाते हैं क्योंकि वो सॉलिड रहता है मेटल, ठीक है. बट जो नेचुरल लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट है उनको प्रेसिपिटेट करने का तरीका तो यही होता है ना. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 35. क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? Identify the correct statement regarding enzymes. Enzymes are a specific biological catalysts that normally work at high temperature. अच्छा, ये सही है क्या? हाई टेम्परेचर पे काम करते हैं. एवरीबॉडी ए सही लग रहा है तुम्हें 35 में? एवरीबॉडी ए सही लग रहा है? नहीं. एंजाइम्स आर नॉर्मली हेटेरोजेनस कैटलिस्ट व्हिच डिक्रीज रिएक्शन रेट. ये तो और गलत बात है भाई, रिएक्शन रेट तो बढ़ाते हैं वो. एंजाइम्स आर स्पेसिफिकल बायोकेमिकल विद लो मोलर मास. नहीं नहीं, मोलर मास तुम्हें लगता है उनका कम होता है? दे आर वेरी बिग मॉलिक्यूल्स. डी देख लेते हैं. एंजाइम्स आर स्पेसिफिक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट दैट आर वेरी स्पेसिफिक. ये सही है, कोई पर्टिकुलर साइट पे ही काम करते हैं ना, तो डी होगा आंसर. नेक्स्ट 72. एन इमल्सिफाइंग एजेंट इज ए सब्सटेंस. देखो, इमल्सिफायर क्या मतलब? जो इमल्शन बनाएगा ना, तो स्टेबलाइज करेगा ना इमल्शन को. ये तो आसान है भाई. इमल्सिफायर मतलब इमल्शन को स्टेबलाइज करेगा, इमल्शन बनाएगा. तो ये तो आसान है, ये होगा इसका आंसर. 72. इलेक्ट्रोऑस्मोसिस इज परफॉर्म्ड. देखो, ऑस्मोसिस एक होता है नॉर्मल, और एक इलेक्ट्रिसिटी लगा के इलेक्ट्रोऑस्मोसिस करवाते हैं. तो अब इलेक्ट्रोऑस्मोसिस में क्या होगा? डिस्पर्शन मीडियम जो है अपोजिट चार्जेस की तरफ जाएगा.
Is that clear? Everybody, is that clear or not? 72 का ये समझ में आ रहा है? नेक्स्ट बताइए फिर 80. द apparatus used to coagulate carbon Cottrell spoke precipitator होता है. एनसीईआरटी ने बढ़िया से फोटो बना के रखी है और मैंने इसका जिक्र भी किया है. फ्लॉक्यूलेशन जो है that is coagulation. Flocculation is the same thing which is coagulation. Is that clear? Flocculation and coagulation are same. Next, level 2, 1 to 10. लेवल 2 1 to 10 नहीं है, 14 है सीधा. Athar is asking 5. Arrange the following electrolytes in the increasing order of coagulating power for AS2S3. तो एवरीबडी जरा ये बताओ AS2S3 जो है वो पॉजिटिव चार्ज क्लोराइड होगा या नेगेटिव चार्ज क्लोराइड? एवरीबडी AS2S3 पॉजिटिव चार्ज क्लोराइड होगा या फिर नेगेटिव चार्ज क्लोराइड होगा? नेगेटिव. तो अब नेगेटिव चार्ज क्लोराइड को कटायन करेगा कोगुलेट. तो पहले वाले में K प्लस आ रहा है, दूसरे वाले में Ca2 प्लस आ रहा है, तीसरे वाले में Na प्लस आ रहा है और फोर्थ वाले में Al3 प्लस आ रहा है. तो बेस्ट कोगुलेट कौन करेगा बताओ? ऑर्डर खुद ही सोचो एवरीबडी. ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका होगा? देखो K प्लस का और Na प्लस का बराबर होगा, फिर Ca2 प्लस का और सबसे ज्यादा Al3 प्लस का. ये क्वेश्चन 7 है तो 7 भी तो किसी ने पूछा था ना. अच्छा 5 पूछ रहे हो. Alums purify muddy water by coagulation. इसका जिक्र हमने किया है ना. किसी ने पूछा था. ये इसमें भी था, बुकलेट में भी. मड को कोगुलेट कर देता है जिससे वो सेपरेट हो जाता है. आई टॉक्ड अबाउट फिटकिरी की बात की थी कि शेविंग के बाद आफ्टर शेव की तरह लोग यूज करते हैं इसको. तो वो बेसिकली निकालता है डेड पार्टिकल को मडी सब्सटेंसेस. 14. Question 14. Select incorrect statement. Gold sol is a multi-molecular colloid. लिखा है गोल्ड सोल इज अ मल्टीमोलिकुलर कोलॉइड. तुम्हें सी गोल्ड सोल मल्टीमोलिकुलर कोलॉइड होगा क्या? ये तो गलत है ना. एक सेकंड. गोल्ड सोल मल्टीमोलिकुलर कोलॉइड. एक सेकंड रुक जाओ. नहीं गोल्ड सोल मल्टीमोलिकुलर होगा. गोल्ड सोल मल्टीमोलिकुलर होगा. मल्टीमोलिकुलर का मतलब छोटे मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा. हाँ होगा. ठीक है. कैसे? अरे देखो मल्टीमोलिकुलर कोलॉइड में क्या होता है ना कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के नंबर बहुत ज्यादा होते हैं. जैसे सल्फर हो गया, एसिड, P4, ये सब. तो गोल्ड तो बहुत बड़ा पॉलीमर थोड़ी है. मल्टीमोलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर, एसोसिएटेड 3 तरह के होते हैं ना. तो मल्टीमोलिकुलर में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे. जैसे गोल्ड हो गया, फॉस्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, यही आ गया ना इसमें. सिल्वर हो गया, ये सब है. ठीक है. और मैक्रोमोलिकुलर क्या हो गया? मैक्रोमोलिकुलर हो गया जैसे ग्लूकोज, बायोमोलिक्यूल्स, प्रोटीन्स. ठीक है. एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स. इज इट क्लियर? हाँ या ना कुछ तो बोलो. तो ये हो जाएगा. ठीक है. ये करेक्ट है. पूछा इनकरेक्ट, राइट? ठीक है. तो ये तो करेक्ट है. फिर लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस एग्रीगेट एंड फॉर्म, ये तो सही है ना एवरीबॉडी? मेटल सल्फाइड्स आर लायोफोबिक, ये भी सही है. सल्फर सोल इज मल्टीमोलिकुलर कोलॉइड एंड हाइड्रोफिलिक इन नेचर. नहीं, ये मल्टीमोलिकुलर तो है बट ये हाइड्रोफोबिक है. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? ये गलत है तो ये अपना आंसर है. नेक्स्ट. ट्वेंटी नाइन के पहले किसी को डाउट है?
27, ओके 24 तो मैंने क्लास में कराया है वैसे, फिर से कराऊं? 24, अच्छा देखो क्या है, कोगुलेशन वैल्यू कैसे डिफाइन करते हैं कि जैसे मिलीमोल्स कितने लग रहे हैं, 50 ml है और इसको तुम्हें प्रेसिपिटेट करने के लिए 5 मिलीमोल लग रहे हैं, ठीक है, तो 100 ml के लिए 10 लगेंगे और 1000 ml के लिए 1 लीटर के लिए कितना लगता है, वही होता है ना, 100 तो आ रहा है। इज दैट क्लियर शिवम, इज दैट क्लियर? 100 मिलीमोल लगेगा ना, तो 100 आएगा आंसर। शिवम, इज दैट क्लियर? ओके नेक्स्ट, लिखना है ये, शिवम डू यू वांट टू राइट इट और कैन आई प्रोसीड? टोटल वॉल्यूम थोड़ी होता है, 26 पूछ रहे हो, तो मुझे लगता है आपसे सारे ही डाउट होंगे शायद, 26, 27, 28, 29, 30। ओके 26 पढ़ लेते हैं। 26 क्या लिखा है, डिटर्जेंट, हमारे पास एक डिटर्जेंट है, व्हाट इज इट, इट इज C12H25 SO4 Na+। अब ये कोलॉइडल सोल्यूशन बनता है और इसका CMC जो दे रखा है आपको 10⁻³ मोलर दे रखा है। On average of 10⁻20 13 colloidal particles are present in 1 mm cube. What is the average number of ions which are contained by 1 colloidal micelle? ठीक है, ठीक है, तो अब एक देखो, 1 लीटर सोल्यूशन में नंबर ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स पहले निकालो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 लीटर। 10 देखो 1, एक और इंफॉर्मेशन दिया है पहले तो, 10⁻30 होता है 1 mm क्यूब में, 1 मिलीमीटर क्यूब में, राइट? ये mm क्यूब है, चलो ठीक है, तो ये सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो 1 लीटर में 10⁻³ मोल्स हैं, इज दैट क्लियर? CMC पे यही बोल रहा है ना, 1 लीटर पे 10⁻³ मोल्स हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे 10⁻³ इसमें इन 1 लीटर इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, यानी 6.023 इंटू 10⁻20। ये तो अपनी पहली बात होगी, Na को अब लिखा है इसने 6 मानिए, 6 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स हो गए 1 लीटर में, राइट? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? हाँ या ना, कुछ तो बोलो। ओके, अब देखो क्या है, ये 1 लीटर में इतने हुए और 1 mm क्यूब, 1 mm क्यूब कितना होगा, 10⁻⁵ की पावर 3। इज दैट क्लियर? 1 मिलीमीटर क्यूब कितना मीटर क्यूब हुआ, 10⁻⁵ इंटू 3, 10⁻⁻15 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब क्या होता है एवरीबॉडी, 1 मीटर क्यूब क्या होता है, 1000 लीटर, राइट? तो कितना लीटर हुआ, 10⁻12 लीटर। कोई दिक्कत है? 10⁻12 लीटर में 10⁻12 लीटर में यहाँ पे आते हैं 10⁻13, ठीक है? तो 1 लीटर में कितने आएंगे? कुछ समझ में आ रहा है, आइडिया लग रहा है क्या करने वाले हो? ये सवाल प्लीज रिपीट कर दो, नहीं समझ में आ रहा है? अरे मैं ये समझाता हूँ, देखो तुम्हारे पास एक डिटर्जेंट है, ये डिटर्जेंट है, इसका CMC 10⁻³ मोल है, ये समझ में आया? इसका CMC 10⁻³ मोल है, तो जब ये मिशेल बनाएगा तो उस केस में
क्या होगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन 10⁻³ रहेगा, यानी 10⁻³ मोल्स रहेंगे 1 लीटर में। तो मॉलिक्यूल जो मिशेल के रहेंगे वो 6 × 10⁻20 रहेंगे। इज दैट क्लियर? जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे मिशेल के वो 6 × 10⁻20 रहेंगे। यहां तक तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना कि 6 × 10⁻20 क्यों आया। 1 लीटर में 6 × 10⁻20 रहेंगे इसके मॉलिक्यूल्स डिटर्जेंट के। और बोला है कि 1 mm³ में यानी कि 10⁻12 लीटर में एवरेज 10⁻23 कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, 10⁻23 10⁻13 कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं किसमें, 1 mm³ में। यहां तक ठीक है या डाउट है? कोई दिक्कत है? तो अब जरा देखो कि यहाँ पे 1 लीटर में हमें मिल गया, हमें 1 लीटर में मिला 6 × 10⁻20। तो अब पर mm³ निकालते हैं पहले। तो पर लीटर हमें मिल रहा है 6 × 10⁻20। तो पर mm³ कितना मिलेगा? ये थोड़ा सा मुझे नहीं लगता ये गलत कर दिया हमने, मिलीमीटर। ये सही है क्या? एक बार कैलकुलेशन चेक करो तो। ये सही नहीं है, राइट, ये कैलकुलेशन सही नहीं है। 1 मिलीमीटर कितना होता है? 10⁻, ये कैलकुलेशन गलत है। 1 मिलीमीटर होता है 10⁻⁻² सेंटीमीटर। हाँ, तो वो -9 आएगा, वो गलत था। यदि तुम उससे भी करते हो तो -9 1 mm³ जो आएगा ना वो गलत था, वो आएगा 10⁻⁹ मीटर³, यानी 10⁻⁻6 लीटर। यहाँ ठीक है ना, ये गलत है, -6 होगा। तो ये पर लीटर तुम्हारा 10⁻, ये है 13। तो पर mm³ कितना आएगा? 6 × 10⁻20 × 10⁻⁻6 यानी 6 × 10⁻14। यहाँ तक ठीक है? पर लीटर इतने मॉलिक्यूल्स आएंगे। हाँ ठीक है, उसको चेंज कर लिया मैंने। तो पर mm³ इतने आएंगे, राइट एवरीबॉडी? यहां तक कोई दिक्कत है? पर mm³ इतने आएंगे अपने पास कोलोइडल पार्टिकल्स, और पर mm³ में इतने अपने पास मिशेल्स हैं। और क्वेश्चन में लिखा है कि कोलोइडल पार्टिकल्स 10⁻13 है पर mm³। तो इतने कोलोइडल पार्टिकल्स हैं। ये एक्चुअली में सॉरी, ये डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल्स हैं। डिटर्जेंट मॉलिक्यूल्स तुम्हारे पास हैं 10⁻6 × 10⁻14, और कोलोइडल पार्टिकल यानी मिशेल है 10⁻13। तो अब बताओ कितने मॉलिक्यूल्स एक मिशेल में हुए? एवरीबॉडी, कितने मॉलिक्यूल्स एक मिशेल में हुए? नंबर ऑफ डिटर्जेंट मॉलिक्यूल्स इन 1 मिशेल। ये आएगा 6 × 10⁻14 बाई 10⁻13, 60 आएगा। ठीक है, चेक करो आंसर, समझ में आया नहीं आया? Tejas, is that clear? Do you want to write this? Okay, 27. 1 gram of activated carbon has a surface area of 1 ग्राम है एक्टिवेटेड कार्बन का, उसका सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया। अब तो लगता नहीं है बिकॉज अभी हमारे पास 25 मिनट है और बाकी क्वेश्चंस हैं ही हमारे पास, तो लग जाएगा पूरा टाइम। सरफेस एरिया हमारे पास दे रखा है 10⁻³ मीटर³। और कंसीडरिंग कंप्लीट एवरेज कवरेज as well as monomolecular adsorption, how much ammonia at 1 atm would be absorbed? ठीक है, तो अब इसमें तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास टोटल सरफेस एरिया जो निकालना है वो तुम्हें दे रखा है कितना, एक सेकेंड। 1 ग्राम ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल का सरफेस एरिया इतना है, इतना मीटर स्क्वायर, 10⁻³ मीटर स्क्वायर।
और कंसिडरिंग कंप्लीट कवरेज एज वेल एज मोनोमोलिकुलर फॉर्मेशन एड्सॉर्प्शन, हाउ मच अमोनिया एट प्रेशर दे रखा है 1 atm और टेम्परेचर दे रखा है 273 केल्विन। अब यहाँ पे है रेडियस ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल दे रखा है, ठीक है, रेडियस ये कंडीशंस दिए हुए है और मास दिया है, दिस इज पर ग्राम, राइट, दिस इज सरफेस एरिया पर ग्राम। तो 40, तो सरफेस एरिया इसका क्या होगा, 44 ग्राम का क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ 44.7 ग्राम कार्बन क्या आएगा, ये आएगा 44.7 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। इसमें किसी को डाउट तो नहीं होना, एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? ये तुम्हारा जो सरफेस एरिया आएगा 44.7 ग्राम कार्बन का, वो इतना आएगा, इज दैट क्लियर और नॉट? ओके, नाउ अब देखो क्या है, हमें क्या निकालना है, हाँ सरफेस एरिया ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल निकालना होगा ना, क्योंकि अमोनिया को स्फेरिकल ही मानेंगे। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? स्फेरिकली मानेंगे ना, तो सरफेस एरिया ऑफ अमोनिया निकाल लेते हैं। अज्यूमिंग स्फीयर, बिकॉज और कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास, क्योंकि देखो यहाँ पर रेडियस सरफेस नहीं, एरिया दिया है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का, एरिया ही इन्होंने दिया है, राइट, 0.61 स्क्वायर 0.16 नैनोमीटर स्क्वायर। तो अब इसको डिवाइड कर दो, 0.16 नैनोमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करो मीटर, नैनोमीटर स्क्वायर कितना मीटर स्क्वायर होगा, नैनोमीटर इज 10⁻, ये आ जाएगा -18 मीटर स्क्वायर, राइट। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 एडसॉर्ब्ड, अच्छा रेडियस, सर यार मैं 28 देख रहा हूँ यार, ओके ओके ओके, वो 28 देख रहा हूँ मैं, रेडियस दिया है इसमें, तो यू हैव टू कंसीडर, हाँ पाई आर स्क्वायर करना पड़ेगा, तो पाई 22/7 है और रेडियस आपको दे रखा है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, 10⁻⁻10 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 22/7 इंटू 10⁻⁻20 मीटर स्क्वायर। तो नंबर ऑफ NH3 कितना एब्जॉर्ब हो रहा है, एवरीबॉडी नंबर ऑफ NH3 एब्जॉर्ब कितना आया, टोटल नंबर ऑफ NH3 एब्जॉर्ब कितना आएगा, ये रेशियो ले लो, 44/7 इंटू 10⁻³ अपॉन 22/7 इंटू 10⁻⁻20, ठीक है। तो ये नंबर देखो कितना आता है, 2 इंटू 10⁻23, ठीक है एवरीबॉडी, 2 इंटू 10⁻23। सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, एक्चुअली में क्या होगा, दोनों तरफ से एब्जॉर्प्शन होगा क्या, वेदांत इज सेइंग सरफेस एरिया 4 पाई, अच्छा एक बात बताओ, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर ले या फिर पाई आर स्क्वायर ले, एवरीबॉडी वेदांत इज सेइंग 4 पाई आर स्क्वायर, बताओ सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर ले या फिर 4 पाई आर स्क्वायर ले, जो प्रोजेक्शन होगा सरफेस पे वो तो सर्कुलर ही होगा ना, मोनोमोलिकुलर लिखा है ना, दोनों तरफ थोड़ी होगा, कोई दिक्कत है, दोनों तरफ एब्जॉर्प्शन नहीं होगा ना, सर्कुलर ही मानना पड़ेगा हमें, और सर्कुलर भी एक तरह से अप्रोक्सीमेशन ही होगा, ठीक है। अब NH3 एब्जॉर्ब हो गए, इतने हमारे पास नंबर आ गए, तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे, वॉल्यूम निकालो, नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, 1/3, कोई डाउट है, नंबर ऑफ मोल्स 1/3 कैसे आए, अब PV = nRT लगा दो, P कितना दिया है 1, V तुम्हें निकालना है, N R 1/12 और टेम्परेचर 273, तो ये आएगा क्या 273/36, जस्ट a minute, राइट डाउन,
हेलो, ना किधर भेजा है? हाँ हाँ, कितने में से है? ठीक है। एवरीबॉडी डन? इसका आंसर आया? एवरीबॉडी डन? ओके, सबने लिख लिया इसको? एवरीबॉडी रिटर्न दिस? ओके। अच्छा, बाकी का डिस्कशन, एक और डिस्कशन मैं रख लूंगा शाम को, चलेगा? 7 से 8। अभी मुझे एक काम आ गया, एक देयर इज अ वर्क आई नीड टू डू। I'll keep the discussion at 7 to 8 today. Yeah, I'll keep one more discussion from 7 to 8. Will that be okay? ठीक है, ठीक है। So we'll discuss subsequently in that slot. ठीक। अरे एक अभी कॉल आया है मुझे, वो नीचे मुझे जाना है, 10-15 मिनट का काम है एक अर्जेंट। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये मैं डाल दूंगा फिर, एक डाउट कब करना है, ठीक है ना? अच्छा, थोड़े टाइम में वापस रख देता हूँ, 11 बजे कर दूंगा फिर से वापस, ठीक है? चलो ठीक। ओके। आफ्टरनून में नहीं है, मतलब ये तो डाउट था तो आज हम खत्म करेंगे, जो बचा हुआ है विल कवर इट। 11 से 12 रख देंगे, जैसे ही टाइम फ्री मिलेगा, ठीक है? ओके। पी ब्लॉक देख, पहले तो ये खत्म करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या करें। ओके, ठीक है।